प्राचीन काल में मेरा ये मानना है कि पढ़े लिखे लोगों की भाषा संस्कृत होती थी और इसीलिए जो अभिलेख हैं ये संस्कृत में लिखे मिलते हैं। बाहर से जो भी पढ़ने आते थे वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत सीखते थे, ब्रिज कोर्स जैसे आजकल होते हैं, और उसके बाद आगे अध्ययन करते थे। इसलिए आप ये देखेंगे कि जितनी भी सभ्यताएं भारत से बाहर गईं वहाँ फिलॉसफिकली लोगों ने उन चीज़ों को चुना जिनका संस्कृत में अनुवाद हुआ। जिन धार्मिक मान्यताओं ने अपने साहित्य दर्शन विवरणों को संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं किया वो भारत से बाहर नहीं फैले। बौद्ध धर्म इसकी एक एग्जाम्पल है। तो संस्कृत को बेस बना के मैंने लिपियों का अध्ययन किया। मैंने पीएचडी भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में की और उसके बाद पिछले 20-25 साल से मैं सिंधु घाटी की लिपि में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ भी सुना मैंने वहाँ पर सुनने के बाद मेरे को एक गाना याद आ गया, फिल्मी गाना। कभी कभी मैं सिर्फ सुनता हूँ, देखता नहीं, कि हम सबसे पीछे हम खड़े। वो कौन सा गाना है मुझे नहीं मालूम, पर उसमें ये पंक्ति आती है कि हम सबसे पीछे खड़े हैं। तो मैं तो आज ये देख रहा हूँ कि इतने विद्वानों के बीच में मैं सबसे पीछे खड़ा हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है और उसी प्रेजेंटेशन को बेस बना के मैं अपनी बात कहता हूँ कि हम जिस सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक उसकी भाषा और लिपि को नहीं पढ़ा जाता हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। यहाँ के भाषणों में भी यही बात हुई, किसी ने किसी चिन्ह को प कहा तो दूसरे ने किसी कुछ और ध्वनि दी। हम जब सिंधु घाटी की सभ्यता के लिपि की चर्चा करते हैं, मैं तो ढूंढता रह गया कि मुझे कोई ये बता दे कि सिंधु घाटी के जो चिन्ह हैं वो कहाँ से मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 लेयर थी सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में जो सामान मिला। तो नेचुरल है कि जो सबसे नीचे मिला होगा वो पुराना होगा और सबसे ऊपर जो मिला होगा वो अर्वाचीन होगा। लेकिन हम अध्ययन ऐसे करते हैं कि जैसे एक ही दिन बैठ के उन मुद्राओं को लिखा गया। तो डिफरेंट लेयर्स में जब आपको सील्स मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक दिन में नहीं लिखे गए। और 2500 स्क्वायर किलोमीटर, 2500 साल की सभ्यता, और हम चिन्हों को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे एक ही दिन सारे लिखे गए, एक ही जगह बैठकर लिखे गए। बाकी क्या होता था? क्या लिपि के चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता था? वो परिवर्तन कहाँ है? कौन सी लेयर से कौन सी सील मिली है? कोई, मेरे को तो आज तक वो ऐसी कोई क्लासिफिकेशन मिला नहीं, चाहे एरावती महादेवन की लिस्ट हो जहाँ ये लिखा हो कि भाई ये मोहनजोदड़ो से मिला है, ये हड़प्पा से मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। और हरियाणा में एक है राखीगढ़ी, वहाँ तो मैं भी गया हुआ हूँ देखने कि भाई देखूँ तो सही। वो उन्होंने कहा छूना नहीं छूते। पर आखिर हम अध्ययन करते हुए इस चीज़ को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि पहले कौन सा चिन्ह मिला और बाद में कौन सा चिन्ह मिला? एक जगह से कौन सा चिन्ह मिला वैसा ही लगभग दूसरी जगह से चिन्ह मिल रहा है। तो भिन्नता तो आनी चाहिए। एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक सभ्यता को देखते जा रहे हैं और उस सभ्यता को देखते हुए हम उसका कोई लिंक जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पकड़ लेते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है सिंधु घाटी से निकली है। लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी की जो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यता से जो एग्जाम्पल मिलते हैं उसमें लगभग 1000 साल का डिफरेंस है। और 1000 साल में एक रूपता रही हो ऐसा उस स्थिति में नहीं हो सकता जब ट्रांसपोर्टेशन पुअर थी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। हमें याद है कि दूरदर्शन पे जब वो आता था रुकावट के लिए
खेद है तो उसको रवेद लिखा होता था, हम जानबूझ के रवेद पढ़ते थे। अब पता नहीं दूरदर्शन वालों को किसने बता दिया कि भाई ये आदमी रवेद पढ़ रहा है, उन्होंने ख के नीचे पूंछ लगा दी, जबकि ब्राह्मी से जब वो ख बना तो वो बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारे हाथ में है ना कि हमने उसको ख रवा की तरह लिखना शुरू कर दिया, ब्राह्मी का कोई कसूर नहीं है। इसी चीज़ को 20 साल लगे लगभग दूरदर्शन के प्रसारण में, उस रवा को ख बनाने में। तो क्या 1000 साल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा? उसके लिए मैं आपको लेकर आता हूं वेदों पर। एक निरुक्त है, देखिए ग्रामर लिखी पाणिनि ने, मैं संस्कृत के बेस पर लेकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं सही कह रहा हूं कि मैं सबसे पीछे खड़ा हूं। जो कुछ भी पढ़ा गया है वो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, क्योंकि चीज ये है कि जिस भाषा को आप पढ़कर वहां लगा रहे हैं, ये हमारी मर्जी है कि हम उस भाषा को करें। पूर्व की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं कि भाई ब्राह्मी है, ब्राह्मी की तरफ जा रही है सिंधु घाटी की लिपि। भाई साहब, पश्चिम में क्या पर्दा लगा हुआ था कि भाई उधर नहीं देखना? साउथ सेमेटिक स्क्रिप्ट्स की तरफ नहीं देखेंगे हम? अभी मैं एक बुक देख रहा था, वो इराक से पब्लिश हुई थी, मुझे मिली नहीं, मैं आज ढूंढ रहा था उसे। उसमें 3rd सेंचुरी BC में इंडियन कल्चर के बारे में लिखा हुआ है, अरेबिक में है। उस समय तो इस्लाम नहीं आया हुआ था। हम वहां की वोकैबुलरी को नहीं देख रहे, तो हमें कम से कम पढ़ाई करते हुए ये तो सोचना है कि भाई इधर वाले को तो हम देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। ये अधूरापन है किसी भी अध्ययन का। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए मैं सिर्फ एक बात बताता हूं कि एक यास्क हुए हैं संस्कृत में, जो गैर संस्कृत के हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। एक ग्रामेरियन समझ लीजिए, या वर्ड्स की डिफाइन करने वाले यास्क हुए हैं, उन्होंने लिखा है निरुक्त। उस निरुक्त में उन्होंने 18 निरुक्तकारों के नाम दिए हैं, और उन्होंने लिखा है कि बहुत पुराने निघंटुओं से शब्द लिए हैं। अब निघंटु सर डिक्शनरी हैं, ऐसी डिक्शनरी हैं जिनके वर्ड्स के कलेक्शन तो है, उनका मीनिंग नहीं है। अब 6th सेंचुरी BC में जब वो निरुक्त लिखा जा रहा है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 1770 वर्ड्स को अपने आप चुना कि मैं इनको डिफाइन करता हूँ, लेकिन लगभग 600 वर्ड्स करके वो छोड़ देते हैं। जब निरुक्त के 6th सेंचुरी BC में वो शब्दों को डिफाइन नहीं कर पा रहे, आज हम उनको एक फोनेटिक वैल्यू कैसे दे सकते हैं? ये ठीक है कि हमारे यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता वेदों से आज तक वैसी की वैसी ही चली आ रही है, वैसे ही स्वर हैं, वैसे ही कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग यर अलावा शश सह चल रहे हैं, कोई चेंज नहीं आई। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में जब हम भावचित्रात्मक शब्दों की बात करते हैं, अकेले वो चित्र नहीं है, एक एक चित्र में भाव छिपा हुआ है, ये बात तो खैर यहाँ पर भी कुछ स्पष्ट हुई। तो वो जो निरुक्तकार यास्क है, उसने 18 विद्वानों के नाम दिए हैं जो उस समय तक निरुक्त लिख चुके थे। अगर ऐसे में, जबकि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के मीन्स बहुत पुअर थे, एक एक निरुक्तकार में हम 25 साल का गैप मान लें, क्योंकि एक से दूसरे तक बात, हम लोग किसी की बात नहीं मानते, हम मानते ही नहीं है कि ये प है, नहीं मानते, हमारी मर्जी। हमें तो आप संस्कृत वाले होंगे तो बता सकेंगे कि दूसरे को नॉलेज देने के लिए कितनी मुश्किल पड़ती है। हम कहेंगे कि इस समय हवा ठंडी चल रही है, ठंडक आ गई मौसम में, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। आप कहोगे नहीं, प्रूफ दो। तो यास्क ने 18 लोगों के नाम दिए, अगर हम एक एक में 25 साल मान लें उसको समझाने में, तो 18 में कितना साल पीछे चला गया? लगभग 900 साल का गैप पड़ जाता है। तो यास्क से 900 साल पीछे
हमें 1500 BC मिलता है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतिम चरण मिल रहे थे। वैदिक परंपरा भी चल रही थी। तो इसका मतलब है कि वे जो सील हैं उसमें वे शब्द हैं जिनको निघंटु में लिखा गया है। आपको संस्कृत की इंपॉर्टेंस नहीं पता, पंडित जी बनोगे, अपने शादी के मंत्र खुद पढ़ लोगे, ये कह के मजाक उड़ा दिया। अब आप ये बताइए कि वो जो निघंटु की शब्दावली है वो यास्क ने अपने निरुक्त में दी है, उन शब्दों को जोड़ के देख लो। हम तो ये कह रहे हैं भाई ये शिव है, और भाई साहब शिव के ही ढेरों नाम मिलते हैं हमारे यहाँ, तो शिव रुद्र भी है, अब वहाँ वो रुद्र है या शिव है। खैर, मेरी शंका ये है कि वो भाषा क्रमिक विकास से चल रही है। जो भी है, विभिन्न स्कॉलर्स ने ये बात कही है कि संस्कृत और पुरानी किसी भाषा के ये बीच की भाषा है, तो हमें उस भाषा को भी जानने की कोशिश करनी है। मैं कर रहा हूं कोशिश। सिर्फ परपोला ने, शायद नाम आप लोग जानते होंगे, परपोला ने एक काम किया सिर्फ इस डिवीजन में। आस्को परपोला और उसकी टीम ने, डेनमार्क में था वो, उसने एक काम किया कि पाकिस्तान के पब्लिश्ड सील्स और इंडिया में अवेलेबल सील्स को उसने अलग अलग पब्लिश कर दिया। अब इतना काम तो हो गया कि भाई ये इस रीजन की है और दूसरी अलग रीजन की है। सील्स की फॉर्मेशन में जो क्वालिटी ऑफ मिट्टी को क्या कहेंगे, सॉयल, उसमें हड़प्पा की बेटर है और मोहनजोदड़ो की इतनी बेटर नहीं है। तो हम इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें हमें मिली हैं, हड़प्पा में बाद में वे चीज़ें आईं। हम थोड़ा सा इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। चीज़ ये है कि हमने अपनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो एग्जाम्पल हमारे सामने प्रेजेंट हैं उनसे हम स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वो भावात्मक है, वो चित्रात्मक भी है, लेकिन वो ध्वन्यात्मक नहीं है। सर, किसी ने अभी अगर इस बारे में धारणा बना रखी हो, क को क बोलते तो हैं, लेकिन वो प्रतीक चिन्ह से बोलते हैं, उसमें क के साथ कुछ और भी मिला हुआ है। एक चीज़ और मैंने पढ़ता रहता हूँ, एक इंडियन पैलियोग्राफी है अहमद हसन दानी की, वो पाकिस्तान के म्यूज़ियम के चीफ सुपरिटेंडेंट थे। उनसे बात हुई, एक बार मुलाकात भी हुई मेरी उनसे। उन्होंने लिखा है कि स्क्रिप्ट किधर से लिखी गई। हम इंसानों की ये आदत होती है कि जिधर से हम लिखते हैं कोई भी फेस उसी साइड में होता है। अब अगर कोई शेर बना हुआ है तो शेर का जिधर फेस है हम उधर से ही लिख रहे हैं। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये लिपि दोनों तरफ से लिखी जाती थी। चूंकि उल्टी सीधी एक समान है, तो इसका प्रमाण ये है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो खुला खुला लिखते हैं, एंड में जब स्पेस कम रह जाता है, दो चार शब्द बच जाते हैं, वो घुसेड़ देते हैं एक दूसरे में। ऐसा हमें कई सील्स में मिला है। कभी वो लेफ्ट में भीड़ आ गई शब्दों की, कभी राइट में आ गई, तो दोनों तरफ से होता था। अच्छा, एक चीज़ ये है कि कुछ तो हैं इसमें मूल चिन्ह। मूल चिन्ह है, कई बार दो चिन्हों के बीच में एक चिन्ह डाल दिया गया है। ये प्रवृत्ति है, लिंग्विस्टिकली ये होता है कि कुछ भाषाएं ऐसी कि बीच में शब्द को डाल के उसमें मीनिंग चेंज कर देते हैं। कुछ इस टाइप की भी हमें देखने को चीज़ मिली है। कई बार हम ये बैठे सोचते हैं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम सोच लेते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा चल रहा है। वो एक स्तूप दिखाया अगर वो स्तूप है, कुछ लोग हैं जो बुद्धिज़्म को अच्छे तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं कि ये स्तूप बना है, तो ये चीज़ जो है बुद्धिज़्म के बाद आई। मेरे मन में आता है कि अगर वो स्तूप है तो पटना के गांधी मैदान में गोल घर क्या है? देखा है किसी ने पटना का गांधी मैदान?
तो वो भी स्तूप हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि अन्नागार है? बहुत बाढ़ आती थी मोहनजोदड़ो में, बहुत बाढ़ आती थी। एक बार 100 साल की अवधि में बहुत बाढ़ आई, लोगों ने वो मोहनजोदड़ो ही छोड़ दिया। तो ऐसे में अन्न के संरक्षण के लिए थोड़े ऊंचे भंडारण की जगह बना दी। वो कोई स्तूप नहीं है, वो भंडारण की एक जगह है। अब वो 4000 साल में टूट फूट गई, अब वो चंद्रमा की आकृति बन गई और कुछ और बन गई। वो ठीक है, आप चित्रों को देख के कुछ भी कह सकते हैं, फोटो देख के भविष्य भी बताया जा सकता है। तो मेरा लक्ष्य सिर्फ लिपि और भाषा पे है, और उन दोनों को लेकर आप लोग भी विद्वान मेरा मार्गदर्शन कर सके। मुझे एक बुक दिखा दीजिए जिसमें क्लासिफाइड लिस्ट हो इन सिंबल्स की। और जब तक वो नहीं है तो पहले हमें ये निर्धारण करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किस लेयर पे, किस स्थान पर, किस समय में मिली है। हम उसके साथ उसको जस्टिफाई कर सकेंगे। एक है ना, अयोमेधो शब्द आया था, वो मेरे ख्याल से साउथ इंडियन थे शायद। उन्होंने अयोमेधा में कई सारे दिखाए जिसमें एक ऐसा बबुआ सा बनाया हुआ है जिसकी टांगें खुली हुई हैं, अयोमेधा। लेकिन कहीं टकसाल का वर्णन नहीं आया। आखिर जब मेटल को आप गलाते होंगे उसको फॉर्म देने के लिए, तो कहीं तो टकसाल होगी। हमें टकसाल का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। जब हम आपस में अब बैठे हैं, साइट बनी है हमारी IGNCA की, तो हम बैठ के इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या कहीं टकसाल मिलती है, कहीं तो धातु गलाई जाती होगी। तो वो बाढ़ की जो मैं चर्चा कर रहा था, तो एक चीज को लेकर ये बात कह दी गई कि मास स्लॉटरिंग हुई है, 10-12 लोग एक गड्ढे में रखे हुए हैं, मार के वहां गाड़ दी। जी नहीं, बाढ़ आई है, डूब गए और उनको इकट्ठा वहां डाल दिया, लोग चले गए। तो हम जब तक इस चीज को नहीं डिसाइड कर लेते कि ये लिखा क्या है, हम जो कल्पना कर रहे हैं सब ठीक है। एक बड़ी अजीब सी बात है, एक सींग वाला घोड़ा है, वो पता नहीं क्या है, उसके ऊपर बड़ा जोर दिए रखा है हमने कि एक सींग का घोड़ा है, एक सींग का घोड़ा है। परपोला की बुक देखिए आप, एक सींग का आदमी भी है, सिर्फ घोड़ा नहीं है। उसमें एक सींग के आदमियों की भी फोटो है, और भी जानवर हैं, और लेकिन हम सिर्फ एक सींग के घोड़े के पीछे पड़े हुए हैं। एक सींग का घोड़ा हमारे को ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा शब्द है, ये प्रतीकात्मक है। तो मैं इतनी सी बात कहूँगा कि वो जो मजाक में मैं कह दूं कि वो जो एक छोटा सा बबुआ बना हुआ है, उसमें 2 हाथ है, टांगे चौड़ी हैं। हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो पंचक लगते हैं, तो वो 5 पुतले वैसे बना के डालते हैं। क्या ये वही चीज़ है? तो ये कल्पना है ना, मैं ये नहीं कह रहा वो है, पर ये नहीं हो सकती क्या? तो मैं यहीं से अपनी बात कोशिश करता हूँ ख़त्म करने की, कि एक जगह कोई बात कही गई कि गाय को लूट लो। अभी बात आपको हैरानी होगी कि गाय हमारे यहाँ संपत्ति की निशानी थी, सोना चांदी कोई वैल्यू नहीं रखता था। कृष्ण जो हैं वो गाय की रक्षा कर रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई गाय के पीछे हुई। तो गाय संपत्ति थी, तो संपत्ति लूटनी है, गाय ले जाओ। सोने के गहने तो पहने हुए। तो हम इन चीज़ों की तरफ भी देखें कि गो जो है, गाय, ये धरती भी है, यह संपत्ति भी है। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय है वो उतना अमीर है। मैं इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर विद्वान लोग मेरे को जाने नहीं दे, पीछे पकड़ लेंगे नीचे, तो मुश्किल पड़ेगा। तो धन्यवाद जी मेरे को अवसर देने का। धन्यवाद।